हॉकी व फुटबॉल जैसे टीम खेल तो अंतर्राष्ट्रीय बन गए थे, पर क्रिकेट औपनिवेशिक खेल ही बना रहा, यानी यह उन्हीं देशों तक सीमित रहा जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अंग थे। क्रिकेट के पूर्व औद्योगिक विचित्रता के कारण इसका निर्यात होना मुश्किल था। इसने उन्हीं देशों में जड़ें जमाई जहां अंग्रेजों ने कब्जा जमाकर शासन किया। इन उपनिवेशों जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और कीनिया में क्रिकेट इसलिए लोकप्रिय खेल बन पाया क्योंकि गोरे बंशिदों ने इसे अपनाया, या फिर जहां स्थानीय अभिजात वर्ग ने अपने औपनिवेशिक मालिकों की आदतों की नकल करने की कोशिश की, जैसा कि भारत में हुआ। हालांकि ब्रिटिश शाही अफसर औपनिवेशिक में यह खेल लेकर जरूर आए, पर इसके प्रसार के लिए खास तौर पर वेस्ट इंडीज व हिंदुस्तान जैसे गैर गोरे उपनिवेशिक में उन्होंने शायद ही कोई प्रयास किया। क्रिकेट खेलना यहाँ सामाजिक व नस्ली श्रेष्ठता का प्रतीक बन गया और अफ्रीकी कैरिबियाई आबादी को क्लब क्रिकेट खेलने से हमेशा हतोत्साहित किया गया। नतीजा जनक यह हुआ कि इस पर गोरे बगान मालिकों और उनके नौकरों का बोलबाला रहा। वेस्ट इंडीज में पहला गैर गोरा क्लब 19वीं सदी के अंत में बना और यहाँ भी सदस्य हल्के रंग वाले मुलेटो सदस्य के थे। इस तरह काले रंग के लोग समुद्री बीचों पर सुनसान गलियों और पार्कों में बड़ी संख्या में क्रिकेट खेलते थे। लेकिन क्लब क्रिकेट पर 1930 के दशक तक सिर्फ गोरे अभिजनों का ही वर्चस्व फैला हुआ था। वेस्ट इंडीज में अभिजात गोरों की विशिष्टतावादी नीतियों के बावजूद कैरिबियाई द्वीप समूह में क्रिकेट महालोकप्रिय हो गया। क्रिकेट में कामयाबी का मतलब नस्ली समानता व राजनीतिक प्रगति हो गया। अपनी आज़ादी के समय फोर्ब्स वर्नहेम व एरिक विलियम्स जैसे नेताओं ने क्रिकेट में आत्मसम्मान और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की संभावनाएं देखी। जब वेस्ट इंडीज ने 1950 के दशक में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट श्रृंखला जारी रखी तो राष्ट्रीय उत्सव मनाया गया, मानो वेस्ट इंडियनों ने दिखा दिया हो कि वे गोरे अंग्रेजों से कम नहीं है। इस महान जीत में दो विडंबनाएं थी। पहली, विजयी वेस्ट इंडीज की टीम का कप्तान एक गोरा ही था। याद रहे कि 1960 में पहली बार किसी अश्वेत फ्रैंक वारेल को नेतृत्व संभालने का मौका मिला। दूसरी, वेस्ट इंडीज की टीम किसी एक देश की नहीं थी, बल्कि उसमें कई डोमिनियनों के खिलाड़ी शामिल थे और ये राज्य बाद में स्वतंत्र देश बने। मजेदार बात यह है कि कैरिबियाई क्षेत्र के नुमाइंदगी करने वाली वेस्ट इंडीज टीम वेस्ट इंडियन एकता के तमाम असफल प्रयास का एकमात्र अपवाद है। क्रिकेट के फैन जानते हैं कि क्रिकेट देखने का मतलब ही है कि आप किसी न किसी ओर से हैं। रणजी ट्रॉफी मैच में जब दिल्ली का मुंबई से मुकाबला हो तो दर्शक को वफादारी इस पर निर्भर करती है कि वो किस शहर का है या वो किसका साथ दे रहा है। जब भारत बनाम पाकिस्तान हो तो भोपाल या चेन्नई में टेलीविजन पर मैच देखने वाले जो दर्शक होते हैं वो अपने सिर्फ देश के ही बारे में सोचते हैं। लेकिन भारतीय प्रथम श्रेणी क्रिकेट के शुरुआती इतिहास में टीमों की भौगोलिक आधार पर नहीं बांटा जाता था, बल्कि यह जानना दिलचस्प है कि 1932 के पहले किसी टीम को टेस्ट मैच में राष्ट्रीय नुमाइंदगी का अधिकार नहीं मिला था, तो टीमें बनती कैसे और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय टीमों के नहीं होने की स्थिति में फैन अपनी तरफदारी कैसे तय करते थे। आइए अब हम देखते हैं कि इतिहास के पास इन सवालों की क्या जवाब है। देखें कि भारत में क्रिकेट कैसे पनपा और कौन सी वफादारियां ब्रिटानी राज के जमाने में हिंदुस्तानियों को साथ ला रही थी और कौन उन्हें बांट रहा था। अगला देखते हैं, क्रिकेट रेस एंड रिलीजन। औपनिवेशिक भारत में क्रिकेट नस्ल व धर्म के आधार पर संगठित था। भारत में क्रिकेट का पहला सबूत हमें 1721 से मिला है, जो अंग्रेज जहाजियों द्वारा कैम्बे में खेले गए मैच का ब्यौरा है। पहला भारतीय क्लब कलकत्ता क्लब 1792 में बना। पूरी 18वीं सदी में क्रिकेट भारत में ब्रिटिश सैनिक व सिविल सर्वेंट्स द्वारा सिर्फ गोरे क्लबों व जिम खानों में खेला जाने वाला खेल रहा। इन क्लबों की निजी चार दीवारी के अंदर क्रिकेट खेलने में मजा तो था ही, यह अंग्रेजों के भारतीय प्रवास के खतरे व मुश्किलों से राहत व पलायन का सम्मान भी था।
हिंदुस्तानियों में इस खेल के लिए जरूरी हुनर की कमी समझी जाती थी, न ही उनमें खेलने की उम्मीद की जाती थी, लेकिन वे खेलते ही थे। हिंदुस्तानी क्रिकेट यानी हिंदुस्तानियों द्वारा क्रिकेट की शुरुआत का श्रेय बंबई के जरतुसियाय यानी पारसियों के छोटे से समुदाय को जाता है। व्यापार के चलते सबसे पहले अंग्रेजों के संपर्क में वे लोग आए और पश्चिमीकृत होने वाले पहले भारतीय समुदाय के रूप में पारसियों ने 1848 में पहले क्रिकेट क्लब की स्थापना बंबई में की, जिसका नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। पारसी क्लबों के प्रायोजक व वित्त पोषक थे टाटा व वाडिया जैसे पारसी व्यवसायी। क्रिकेट खेलने वाले गोरे प्रभु वर्ग ने उत्साही पारसियों को कोई मदद नहीं की। उल्टे गोरों के बॉम्बे जिमखाना क्लब और पारसी क्रिकेटरों के बीच पार्क के इस्तेमाल को लेकर एक झगड़ा भी हुआ। पारसियों ने शिकायत की कि बॉम्बे जिमखाना के पोलो टीम के घोड़े द्वारा रौंदे जाने के बाद मैदान क्रिकेट खेलने लायक नहीं रह गया। जब यह साफ हो गया कि औपनिवेशिक अधिकारी अपने देशवासियों का पक्ष ले रहे हैं, तो पारसियों ने क्रिकेट खेलने के लिए अपना खुद का जिमखाना बनाया। पर पारसियों व नस्लवादी बॉम्बे जिमखाना के बीच की इस स्पर्धा का अंत अच्छा हुआ। पारसियों की एक टीम ने बॉम्बे जिमखाना को 1889 में हरा दिया। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के 4 साल बाद हुआ और दिलचस्प बात यह है कि इस संस्था के मूल नेताओं में से एक दादा भाई नौरोजी, जो अपने क्लब के महान राजनेता व बुद्धिजीवी थे, वह पारसी ही थे। पारसी जिमखाना क्लब की स्थापना ने जैसे एक नई परंपरा डाल दी, दूसरे भारतीयों ने भी धर्म के आधार पर क्लब बनाने चालू कर दिए। हिंदू व मुसलमान दोनों ही 1890 के दशक में हिंदू व इस्लाम जिमखाना के लिए पैसा इकट्ठे करते दिखाई दिए। ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत को राष्ट्र नहीं मानते थे। उनके लिए तो यह सिर्फ जातियों, नस्लों व धर्म के लोगों का एक समुच्चय था, जिन्हें उन्होंने उपमहाद्वीप के स्तर पर एकीकृत किया था। 19वीं सदी के अंत में कई हिंदुस्तानी संस्थाएं व आंदोलन जाति व धर्म के आधार पर ही बने, क्योंकि औपनिवेशिक सरकार भी इन बंटवारों को बढ़ावा देती थी। सामुदायिक संस्थाओं को फौरन मान्यता मिल जाती थी। मिसाल के तौर पर इस्लाम जिमखाना द्वारा मुंबई के समुद्री इलाकों के पास वाले जमीन ही अर्जी पर विचार करते हुए बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर ने लिखा, हमें मानकर चलना चाहिए कि बहुत जल्द हमारे पास किसी हिंदू जिमखाना के लिए ऐसा ही अर्जी आएगी। इन अर्जियों को नामंजूर करने का कोई उपाय मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं हर राष्ट्रीयता के जिमखाने की स्थापना के बाद आगे के आवेदनों को स्वीकार नहीं करूंगा। इस पत्र से जाहिर है कि औपनिवेशिक अफसर हरेक धार्मिक समुदाय को अलग राष्ट्रीयता मानते थे। यह भी साफ है कि धार्मिक प्रतिनिधित्व के नाम पर स्वीकृति की गुंजाइश अधिक थी। जिमखाना क्रिकेट के इतिहास ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट को सांप्रदायिक व नस्ली आधारों पर संगठित करने की रिवायत डाली। औपनिवेशिक हिंदुस्तान में सबसे मशहूर क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने वाली टीमें क्षेत्र के आधार पर नहीं बनती थी, जैसा कि आजकल रणजी ट्रॉफी में होता है, बल्कि धार्मिक समुदायों की बनती थी। इस टूर्नामेंट को शुरू में क्वाड्रेंगुलर या चतुर्कोष्ठीय कहा गया, क्योंकि इसमें 4 टीमें यूरोपीय, पारसी, हिंदू व मुसलमान खेलती थी। बाद में ये पेंटाग्युलर या 5 कोणीय हो गया और द रेस्ट नाम की नई टीम में भारतीय, ईसाई जैसे बचे खुचे समुदायों को घुसा दी गई। मिसाल के तौर पर विजय हजारे जो ईसाई थे, द रेस्ट के लिए वे खेलते थे। पत्रकारों, क्रिकेटरों व राजनेताओं ने 1930 या 1940 के दशक तक इस 5 कोणीय टूर्नामेंट की नस्लवादी व सांप्रदायिक बुनियाद पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। बॉम्बे क्रॉनिकल नामक अखबार के मशहूर संपादक S.A. बरेलवी, रेडियो कमेंटेटर A.F.S. तलियार खान और भारत के सबसे लोकप्रिय राजनेता महात्मा गांधी ने पेंटाग्युलर को समुदाय के आधार पर बांटने वाले बताकर इनकी निंदा की। उनका कहना था, ऐसे समय में जब राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी आवाम को एकजुट करना चाह रहे थे, इस टूर्नामेंट का क्या तुक था। इसके विपरीत क्षेत्र आधारित नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप नामक एक नए टूर्नामेंट का आयोजन शुरू हुआ, जिसे बाद में रणजी ट्रॉफी कहा गया।
लेकिन 5 कोर्नीय टूर्नामेंट की जगह लेने के लिए इसे आज़ादी का इंतजार करना पड़ा। 5 कोणीय टूर्नामेंट की नींव में ब्रितानी सरकार की फूट डालो राज करो की नीति थी। यह एक औपनिवेशिक टूर्नामेंट था जो ब्रिटिश राज के साथ खत्म हो गया पूरी तरह से। इसका अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, द मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गेम, खेल के आधुनिक बदलाव। इस टॉपिक को दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या दोस्तों आप हमारे चैनल पे अगर नए आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।